हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बबू चर्चा शुरू कर रहे हैं जहाँ छोड़कर गए थे, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। आराम से समझते हैं इसको क्या है बेटा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में मेरी मेजर चर्चा हो चुकी है, कुछ आखिरी की दो तीन बातें बचती हैं बेटा। फाइनल गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, या तो यूज होते हैं बेटा कंजम्पशन के लिए, या बेटा यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट, या बेटा इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने बात की थी बेटा, अगर कभी भी कोई भी गुड्स आपको क्वेश्चन गए हाउस होल्ड ने खरीदा, तो बेटा हाउस होल्ड हमेशा कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, वो गुड्स होगा ही फाइनल गुड्स। हाउस होल्ड को पता है इकोनॉमी में क्या बोला जाता है? कंज्यूमिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये सब कंजम्पशन करने के लिए बना सकता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज फार्म, वो प्रोड्यूस करने के लिए बना। पता है ना, हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं पहले दिन से इकोनॉमिक्स में, हाउस होल्ड प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, तो कंज्यूम ही करेंगे। ठीक है जी बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स के भी दो इस्तेमाल हैं, या तो बेटा रीसेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, या बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कल भी मैंने बात बोली थी बेटा, फिनिश गुड्स फाइनल गुड्स पे क्या होते हैं बेटा, दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो बेटा फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा कि ये दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प तो करेंगे, बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इनकी आइडेंटिटी नहीं खोती ड्यूरिंग प्रोडक्शन, आइडेंटिटी नहीं चली जाएगी कहीं पर भी, बट बेटा इनकी आइडेंटिटी खो जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। These are helpful in the production of other goods, but does not loses its identity during production. These are also helpful in the production of other goods, but loses its identity during production. मैंने कल एक एग्जांपल दिया था बेटा, एक पैटिस मैन्युफैक्चरर है, पैटिस बनाता है कोल का यूज करके, लकड़ी का यूज करके। बेटा जब पैटिस बनकर तैयार हुई, कोल या लकड़ी की कोई आइडेंटिटी बची? खत्म। एक बेटा डेयरी शॉप है, मिल्क खरीदती है, रोज मिल्क से चीज बनाती है। बेटा चीज या पनीर बना दिया उन्होंने, मिल्क की कोई आइडेंटिटी बची? एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है बेटा, रोज चीनी खरीदती है, उससे टॉफीज बनाती है, कैंडीज बनाती है। बेटा जब कैंडी बनकर तैयार हुई, चीनी की कोई आइडेंटिटी बची? ये सब इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल। लेकिन मैं कहूं आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो मशीन का इस्तेमाल करके, बेटा चीज प्रोड्यूस हो गई। मैं कहता हूँ बेटा आप शुगर केन जूस बनाते हो, शुगर केन का यूज करके, गन्ना डाला, गन्ने का जूस बाहर आ गया, मशीन टूट के गिर जाती है जैसी जूस बन के तैयार। मशीन की कोई आइडेंटिटी नहीं बचती क्या? बचती है ना आइडेंटिटी। तो दीज आर आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दूसरे गुड्स बनाने में ये भी हेल्प करते हैं, पर इनकी आइडेंटिटी बचती है प्रोडक्शन के बाद, खत्म नहीं हो जाती। ठीक है जी बाबू, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन थी, ये इन द सेम ईयर होना चाहिए, अगर आपको याद हो तो। और अगर इन द सेम ईयर रीसेल ना हो, इन द सेम ईयर प्रोडक्शन में हेल्प ना करे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये भी बेटा फाइनल गुड्स बन जाएगा। क्या था ये? कल मैंने एक बात और बोली थी बेटा, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जुड़ता है। अभी बेटा मैंने ये भी नहीं बताया कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम क्या है, पर मैंने बता दिया था बेटा कि इनकी वैल्यू, फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी, डोमेस्टिक इनकम में भी जुड़ेगी, बताया था। और बेटा इनकी नहीं जुड़ेगी, आज वो मेरे को बस साबित करना, जिसकी वजह से मैं इसको अभी तक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब समझ लो इस चीज को। मैंने और भी इक्का दुक्का इनके बारे में बातें बोली थी, मैं वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास आगे आज का बहुत सारा टॉपिक है। बाबू इंटरमीडिएट गुड्स ना हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, विच क्रॉसेस द प्रोडक्शन बाउंड्री। हमेशा बच्चे के लिए ना समझना बहुत मुश्किल होता है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या चीज है। मैं हमेशा बच्चे को बेटा एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ, सुन लो बाबू। जब तक प्रोडक्ट ना फर्म्स के बीच में बिक रहा है, एक फर्म ने दूसरी को बेचा, दूसरे ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी, जब तक फर्म के बीच में बिकता है, समझ लेना वो इंटरमीडिएट गुड्स है।
और वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और जैसे ही आखिरी में कोई फर्म कंज्यूमर को बेचे, समझ लेना प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया और यही प्रोडक्ट फाइनल गुड्स। और एग्जांपल देकर बता देता हूँ चीज को। बेटा कोई फर्म है ए लिमिटेड, इसने बेटा बी लिमिटेड को ना थ्रेड बेचा, धागा, ठीक है जी। और ये बेटा थ्रेड बेचा 300 रुपए का, ठीक है बेटा। बी लिमिटेड ने इस थ्रेड का यूज करा और उससे फैब्रिक बना दिया और ये फैब्रिक बेचा सी लिमिटेड को 500, ठीक है। सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को इस फैब्रिक से शर्ट बनाकर बेच दी 700 रुपए की। और बेटा डी लिमिटेड ने इसको आखिरी में कंज्यूमर को बेच दिया शर्ट को ही 1000 रुपए। अब आपको देखो, बड़े अच्छे से आपको एक बात बताता हूं, जब तक प्रोडक्ट फर्म्स के बीच बिक रहा है, जब तक, तब तक ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सारे जितने लिखे हैं 1 2 3 और विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। और जैसे ही आखिरी में बेटा किसी फर्म ने कंज्यूमर को गुड्स बेचा तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया और ये बेटा फाइनल गुड्स। अब मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैं ये बात बोल रहा था, कोई भी प्रोडक्ट अपने नाम से ना तो इंटरमीडिएट बनता ना तो फाइनल बनता। कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है इंटरमीडिएट या फाइनल? अपने इस्तेमाल से बनता है। अब वो शर्ट मेरे पास सेम एग्जांपल में इंटरमीडिएट है, शर्ट मेरे पास सेम एग्जांपल में फाइनल गुड्स है, एक ही एग्जांपल है और वही शर्ट है, ठीक है जी। बाबू मैंने क्या बोला था, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ना? सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू। बेटा ये है फाइनल गुड्स, 1000 रुपए जोड़ देना। क्यों नहीं जोड़ने इंटरमीडिएट गुड्स, क्या कमी है इसमें? देखो बेटा, अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स जोड़ दूं, मान लो अगर कोई ऐसा सोचे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ दो, मैंने 1500 रुपए वैल्यू जोड़ दी, सर आपको क्या लगता है मैंने सही जोड़ दी? इट लीड्स टू द डबल काउंटिंग और ट्रिपल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ना मतलब कम से कम किसी चीज को 2 बार काउंट कर देना, किसी को 3 बार भी काउंट कर देना। देखो मैं आराम से आपको बताता हूँ ये 1000 रुपए बने कैसे, थोड़ा सा सोचना और समझना। ये 1000 कैसे बने बेटा? इसमें 300 रुपए का वो फैब्रिक है, सॉरी धागा है जो ए ने बी को बेचा है बेटा। इसमें 200 रुपए धागे से फैब्रिक को कन्वर्ट करने में जो लगे वो भी। भाई बी लिमिटेड ने क्या खरीदा था? धागा खरीदा था 300 का, बेचा कितने का? फैब्रिक बेचा 500 का। तो बेटा बी लिमिटेड ने कुछ तो कन्वर्जन में कॉस्ट इंकर की होगी, फैब्रिक्स को जब बनाया तो कुछ तो कॉस्ट आई होगी ना थ्रेड से फैब्रिक बनाने की, और कुछ उसका प्रॉफिट होगा। तो बेटा बी लिमिटेड के मैंने सारे पैसे जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? 200 के 200, 300 का खरीदा, 500 का बेच दिया, ठीक है बाबू। व्हाट अबाउट सी लिमिटेड? इसने बेटा फैब्रिक खरीदा और उससे शर्ट बनाई, तो कुछ इसका भी खर्चा होगा, कुछ इसका प्रॉफिट होगा, मैंने वो भी जोड़ दिया। बेटा डी लिमिटेड ने 700 की शर्ट खरीदी, 1000 की बेच दी, मैंने डी लिमिटेड के भी 300 जोड़ दिए। बेटा ये 1000 रुपए ऐसे बने। अगर आप मुझे कह रहे हो कि 300 ये जोड़ लो, 500 ये जोड़ लो, 700 ये जोड़ लो, सर मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, इस 500 रुपए के फैब्रिक में इस 300 रुपए के धागे की कॉस्ट है कि नहीं है? मैं 300 रुपए का धागा पहले जोड़ चुका हूं, जैसे मैंने 500 जोड़ा इसमें भी है 300 का थर्ड, तो और अगर मैंने 700 जोड़ा तो 300 का धागा तो इसमें भी है। तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ना मतलब डबल काउंटिंग करना और ट्रिपल काउंटिंग करना किसी किसी चीज की, जो कि ठीक नहीं है। इसी वजह से किसी भी हाल में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना तो नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में जोड़ी जाती है, सिर्फ फाइनल गुड्स की जोड़ी। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पढ़ाई बात हुआ तो इसके बाद ना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। इधर देखना चाहिए, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। बेटा मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखा है कि आप 1 मिनट में बता सकते। बेटा फाइनल गुड्स 2 तरीके के, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कल मैंने इसको कैपिटल गुड्स भी बोल रहा था, अगर याद तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेटा कंजम्पशन गुड्स फर्दर 4 तरीके के, 4 तरीके।
कौन कौन से बेटा? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। चार तरीके के हैं बेटा कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स या सर्विसेज। क्या होता है नॉन ड्यूरेबल? जो बेटा वन और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं, या तो एक इस्तेमाल में खत्म हो जाएंगे या कुछ इस्तेमाल में खत्म हो जाएंगे, उन्हें नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे कि सॉस के पाउच, जैम्स और ब्रेड, बटर, ठीक है ना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो एक इस्तेमाल में खत्म हो जाएंगी, नहीं तो कुछ इस्तेमाल में तो पक्का खत्म हो जाएगी। इन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? जिनकी लाइफ बेटा अप टू 1 ईयर है, लाइफ स्पैन है लगभग 1 साल तक का। बेटा गारमेंट्स, शूज, ठीक है ना, क्रॉकरी घर में रखी हुई, लगभग लाइफ स्पैन 1 साल है, तो हम इन्हें सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं। बेटा ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स बेटा तो बाबू आपके घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, 5-5 साल है, 10-10 साल है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना जी, एसीज, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है बेटा? ड्यूरेबल गुड्स है। अच्छे खासी लाइफ बिताते हैं बेटा ये आपके घरों में, ठीक है जी। सर्विसेज क्या है बेटा? बाबू इनके 4 पार्ट थे, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। सर्विसेज क्या है बेटा? इक्वलेंट टू गुड्स है। देखो गुड्स का काम भी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट है, सर्विसेज का काम भी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट है। बस बेसिक नेचर में फर्क ये है कि गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, बाकी कोई फर्क नहीं। Done? समझ आती है इतनी बात? आगे बढ़े। अब वो दूसरा टाइप है फाइनल गुड्स का, कैपिटल गुड्स। ये क्या होता है बेटा? इन देखो इन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर आपने ड्यूरेबल गुड्स पढ़ा बेटा, कंजम्पशन गुड्स हमेशा कौन खरीदता है? तभी मैं आपको करता बार बार, आपके घर में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन, आपके घर में बड़ा हुआ एसी। बेटा कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड बाय द फर्म्स ओनली, और इनका लाइफ स्पैन घरों में पड़े हुए ड्यूरेबल गुड्स से भी ज्यादा रहता है। नॉर्मली जो फॉर्म मशीनरी खरीदते हैं उनकी लाइफ 20-20 साल होती है बेटा, 30-30 साल होती है, एंड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट, क्योंकि बेटा अकाउंट्स यही बनाती हैं, डेप्रिसिएशन ये चार्ज करती है। घर के चीजों के अकाउंट्स नहीं बनते, इसलिए डेप्रिसिएशन भी नहीं होता। ठीक है ना जी। कैपिटल गुड्स नॉर्मली परचेज बाय द फर्म, लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, ड्यूरेबल गुड्स से भी ज्यादा है, एंड नॉर्मली वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू। उसके बाद अब मेरा एक प्रैक्टिकल मुद्दा है, ठीक है जी। अब मैं प्रैक्टिकल मुद्दे पे शिफ्ट हो चुका हूँ, ठीक है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। बाबू टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन, जो मुझे आज कराना है। अभी बड़ा टॉपिक है, आज का टारगेट बस इतना ही है। जब डेप्रिसिएशन पूरा हो जाएगा तब वाइंड अप करते हैं, लगभग कुछ लगेंगे 20 मिनट लग सकते हैं इसको समझने में। बेटा क्या है डेप्रिसिएशन? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence। लोग उत्तर आराम से समझना चाहिए। तो वो क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाए, वजहें अगर ये 3 में से कोई हो, तो इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या क्या वजह हो सकती है? नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड expected obsolescence, and expected obsolescence is generally due to change in technology। बाबू कहते हैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर जाना छोटी मोटी टूट फूट के साथ। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है छोटी मोटी टूट फूट। बाबू मैं हमेशा इस बात का एग्जांपल देता हूँ कि ये चेयर्स हैं, मैं किसी एक प्राइस पर खरीद कर लाया, लेट्स सपोज की बात कर लो 500 रुपये, ठीक है। तो वो आप भी बैठते हो इसके ऊपर, मैं भी बैठता हूँ जब टाइम फ्री होता हूँ बेटा। कहीं ना कहीं हमारे इस्तेमाल करने से छोटी मोटी टूट फूट तो होगी, और अगर छोटी मोटी टूट फूट होगी तो बेटा वैल्यू भी गिरेगी। क्या आज मैं अगर वापसी करके उस दुकानदार को 500 की ले लेगा, या कोई और खरीद लेगा मुझसे 500 की? कभी नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं इसने कोई तो वैल्यू खोई होगी ना हमारी छोटी मोटी टूट फूट के कारण। बेटा यही डेप्रिसिएशन है। अब इस बिल्डिंग को देखो, इस कमरे को देखो बेटा,
2.5-3 महीने पहले ब्रांड न्यू थी, ठीक है जी, आज हम इस्तेमाल कर रहे, छोटी मोटी टूट फुट हो रही है, बहुत सारी चीज हो रही है, देखो कहीं से कोई किनारी टूट गई, पीछे देखो कहीं से कोई किनारी, जब हम बरतेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं छोटी मोटी टूट फुट तो होगी, और बेटा वैल्यू भी गिरेगी। जिस प्राइस पर मैंने बनाया होगा वो प्राइस मुझे कोई नहीं देगा। बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा कम मिलती है, लैंड की चाहे पूरी मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, बाबू कहीं ना कहीं छोटी मोटी टूट फुट होगी, बाबू यही तो डेप्रिसिएशन है। इस छोटी मोटी टूट फूट की वजह से फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू खोना। जिस घर में आप रहते हो उसमें भी छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, क्योंकि आप इस्तेमाल करते हो, होती है कि नहीं होती, यही तो डेप्रिसिएशन है। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात बेटा, पैसेज ऑफ टाइम। बाबू खाली फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू छोटी मोटी टूट फूट के साथ नहीं खोते, कई बार बेटा टाइम बीत जाने के साथ साथ, टाइम पास होने के साथ साथ भी फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खोती चली जाती है, और वो भी बेटा डेप्रिसिएशन। टाइम पास होने के साथ साथ भी फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू खो देती है। और वो लेट्स सपोज की बात करो, आपने क्रेटा कार खरीदी और Hyundai का शोरूम आपके घर से बस 3 किलोमीटर की दूरी है। आपने बेटा कार खरीदी 16 लाख 16.5 लाख की, और बेटा घर ला के खड़ी कर दी, 3 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ब्रांड न्यू, पन्नियां भी पैक पड़ी है, 1 महीना हो गया बेटा, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकली, 3 किलोमीटर चली है, मुझे बताओ कोई दे देगा 16.5 लाख? फिक्स्ड एसेट से वैल्यू खो दी, किसके साथ? कोई छोट टूट फूट हुई है? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, टाइम पास होने के साथ साथ भी फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू खो देती है, उसे भी बेटा हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। ठीक है। तीसरी बात बेटा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदलने से भी बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती रहती है। जैसे कि बेटा मार्केट में, मैं वैसे इस चीज के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे, बाबू जिस टाइम पर कीपैड फोन आते थे ना कलर्ड, उनकी भी वैल्यू बेटा 4-4 हजार 5-5 हजार थी, ठीक है। अचानक से बेटा टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और बेटा मार्केट में एंड्रॉइड्स आ गए। जैसे ही एंड्रॉइड ने कदम रखा ना बेटा, जिनकी दुकानों पे वो फोन पड़े हुए थे कीपैड, बेटा बाय डिफॉल्ट 1-1 हजार रुपए उनका दाम उड़ गया, बाय डिफॉल्ट। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल गई बेटा। टेक्नोलॉजी बदलने से भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू खो जाती है बेटा, उससे भी हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। क्लियर है बात? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर आते थे पहले मार्केट में बेटा, ठीक है, आज भी बैंक इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत बड़े प्रिंट निकालते हैं ना बैंक। बैंक स्टेटमेंट निकलवाई हो किसी ने अपने फादर के बिजनेस की, तो उन्हें आइडिया होगा बेटा, बैंक में जाओ आवाज आ रही होती है प्रिंट की, टक 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 टक। ये जो ये कंसेप्ट था ना बेटा, ये इंकजेट प्रिंटर था। वो क्या करता है बेसिकली, वो रिबन होता है ब्लैक कलर का, रिबन पे खींच के स्ट्रोक मारता है, और जो रिबन के ऊपर काली इंक होती है वो छप जाती है पेपर पे। ये कंसेप्ट हुआ करता इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है जी। फिर लेजर प्रिंटर आए, ठीक है जी, वो ऐसे प्रिंटिंग नहीं करते, लेजर प्रिंटर तो काफी कम आवाज करते हैं इंटरनेट के कंपैरिजन में, स्पीड बड़ी कमाल की है, ठीक है जी। मैंने किसी टाइम पर एक प्रिंटर खरीदा था HPM 1005 मॉडल नंबर था उसका, वो 1 मिनट में 14 प्रिंट निकालता था। अभी मैंने कुछ टाइम पहले और कैनन का एक प्रिंटर खरीदा, लेजर ही खरीदा, उससे भी एडवांस, 1 मिनट में 27 प्रिंट निकालता है। इंकजेट 1 मिनट में एक पेज नहीं निकाल पाता, एक पेज 1 मिनट में। लेजर प्रिंटर 1 मिनट में 27 पेज निकाल देते हैं। अब ये समझो बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या है ये बेटा? तो वो नई टेक्नोलॉजी आने से पिछली टेक्नोलॉजी वाली चीजों के दाम गिरते चले जाएंगे, यही डेप्रिसिएशन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़ाए बात को आगे बेटा। इस डेप्रिसिएशन को ना मैं टर्म के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, उस टर्म का नाम है कैपिटल लॉस। ये क्या चीज होती है बेटा? इसको लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या थी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कैपिटल लॉस की डेफिनेशन क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ड्यू टू एक्सीडेंट्स, ड्यू टू थेफ्ट,
ड्यू टू फायर। वो ये वो चीजें जिनको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे साथ होगी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोला जाता है। कौन एक्सपेक्ट करता है अर्थक्वेक आ जाएगा और अभी मेरे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा? कौन एक्सपेक्ट करता है कि चोरी हो जाएगी बिजनेस में, आग लग जाएगी बिजनेस में? ये वो चीजें जो अनएक्सपेक्टेड है। तो बेटा अगर लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स का ड्यू टू unexpected obsolescence like accidents, like fire, like earthquake, natural calamities, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं बेटा कैपिटल लॉसेस का। ठीक है जी। अब और थोड़े से डिफरेंस है जो मुझे इन दोनों के बीच में कराने हैं, और थोड़े से डिफरेंस है बेटा। डेप्रिसिएशन के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन बनाती है, लेकिन बेटा कैपिटल लॉस के लिए ना कोई प्रोविजन नहीं बनाता। जब कोई सोचता ही नहीं मेरे साथ होगा तो प्रोविजन कैसा? एग्जांपल देता, मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज 10,000 करोड़ की एसेट खरीदी है, ठीक है, और बेटा एसेट की लाइफ है 20 ईयर्स। आप क्या कर रहे हो, उसको एसएलएम पे डेप्रीशिएट कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड पर। मेरा ख्याल पड़ा होगा 11th में सबने। बेटा हर साल 500 करोड़ से डेप्रीशिएट होगी, और 20 साल के बाद जब पूरे 10,000 करोड़ डेप्रीशिएट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी। तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा से जानती है कि 20 साल के बाद जब दोबारा 10,000 करोड़ की एसेट चाहिए होगी ना, तो एक साल में ये 10,000 करोड़ रुपए अलग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, इस बार डिसाइड करा कि जितना डेप्रीसिएशन लगे ना उतने का नाम अलग प्रोविजन क्रिएट कर दो 500 करोड़ का। ठीक है, जितना डेप लगेगा उतने का एक प्रोविजन क्रिएट कर दूंगी अलग 500 करोड़ का। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया। तो अब वो पहले साल 500 करोड़ का डैप लगा, 500 करोड़ अलग कर दिए, 500 करोड़ का डैप लगा, 500 करोड़ फिर अलग कर दिए। तीसरे साल चौथे साल ऐसे करते रहे। 20 साल के बाद एसेट जीरो हो गई, दूसरे 10,000 करोड़ तैयार पड़े, खरीद लो नहीं एसेट। तो क्या हम प्रोविजनिंग करते हैं डेप्रीसिएशन के लिए? बेटा हम करते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है। बेटा कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन करता है? जब बेटा आपने कभी सोचा ही कि मेरे साथ ऐसा होगा तो प्रोविजन कैसा? आप खुद सोचो, हिमाचल में बैठे हुए लोग, मनाली में बैठे हुए लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई होटल कर रहा होता एक्सपेक्ट कि मेरा होटल पूरा गिर जाएगा, खाई मैं प्रोविजन बना लेता हूँ। जब ये चीजें हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते अपने साथ की हमारे साथ होगी तो प्रोविजन कैसा? पूरे के पूरे होटल गिर गए ऐसा, पूरे के पूरे लैंड स्लाइडिंग इस बार इतनी हुई पहाड़ों पे कि पहाड़ के पहाड़ गिर गए भैया। समझ आती है बात? तो प्रोविजनिंग कैसी? जब उम्मीद ही नहीं करी तो अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े। तीसरी बात बेटा, डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करते, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि बेटा मैं कहता हूं हम चेयर पे बैठ रहे हैं, छोटी मोटी टूट फूट हो रही है, क्या मेरा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज रुक रहा है? कोई नहीं, छोटी कहीं से साइड से चेयर टूट गई टूटती रहे, कहीं से बिल्डिंग टूट गई साइड से टूटती रहे। प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कहीं रुक रहा, दूर से दूर तक नहीं रुक रहा। ठीक है ना जी। मैं कहता हूँ आप भी कोई मशीनरी खरीद कर लाए, ठीक है जी। जो मशीनरी है वो क्या करेगी बेटा, हौजरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो वो साइडों से टूट रही टूटती रहे। कोई सॉक्स बनाने की मशीनरी है, कहीं किसी का नट बोल्ट लूज हो गया, होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं नहीं रुक रहा, प्रोडक्शन चली जा रही। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट कैपिटल लॉसेस? बेटा इट मे हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। मैं कहूँ मशीनरी रात को चोरी हो गई, नहीं रुक गया प्रोडक्शन, लैंटर ही टूट के गिर गया, एक्सीडेंट ऐसा हो गया, मशीनरी वर्किंग कंडीशन से आउट हो गई सर, और अर्थक्वेक ही आ गया जिससे मशीनरी को एक खतरनाक सा डैमेज हो गया। तो बाबू कैपिटल लॉसेस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीन डिफरेंस बोले, तीनों समझ में पक्का से आगे बढ़ चल। बेटा डेप्रिसिएशन से ही जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो मुझे डिस्कस करना है अभी। बेटा पेपर में काम आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक काम आती है बेटा नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट?
चलो जी बेटा, एक टर्म आती है पेपर में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक टर्म आती है नेट इन्वेस्टमेंट। बस एक वर्ड का अंतर है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम, और ये वही इन्वेस्टमेंट है जिसको आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो वो कहा जाता है टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक का मतलब कुछ और नहीं, कुछ लोग इसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, बोल सकते हो, ठीक है जी। कुछ लोग बेटा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, खाली बोल सकते हो। कुछ कैपिटल स्टॉक बोल रहे हैं, कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो मर्जी बोलो अपने समझने के लिए। इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक लिखती है वैसे इस पे, ठीक है। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, और हमारे लिए पर्टिकुलर पीरियड वही फाइनेंशियल, अकाउंट्स के बच्चे हमें तो क्या ही पर्टिकुलर पीरियड का मतलब समझाएगा, ठीक है जी। और नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, एक्चुअल एडिशन। ये टोटल एडिशन तो ये एक्चुअल एडिशन है, सब कुछ सेम। एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इस टाइम पर एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे है, 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचाओगे, ठीक है जी, और सीधा चलते जाओ बस हाईवे हाईवे। बाबू ये जो हाईवे ना, इसको बनाने में ना टोटल 50,000 करोड़ रुपए इनका रोल है, 50,000 करोड़। और आपको पता है बेटा, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, बड़े खतरनाक है, ठीक है जी। और आपको पता ही है जैम ऑफ अ पर्सन है वो, मतलब मेरे को लगता है कि मोदी टीम में सबसे बढ़िया अगर कुछ है तो वो है। बाबू उनका कहना ये है कि जो भी हाईवे बन रहे हैं इस टाइम पर, सबकी लाइफ 100 साल, सबकी लाइफ 100 साल। अब मैं कहता हूँ एक हाईवे बनना शुरू हुआ, अब ये बताओ क्या एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो, हाईवे जैसा प्रोजेक्ट है, समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। फिर भी मैं बहुत कम टाइम पीरियड बोलूंगा, लगता टाइम एक्चुअली में उससे और ज्यादा। तो वो एक जगह से बनना शुरू हुआ, एक दिन में कुछ बना, दूसरी जगह बनना शुरू हुआ, कुछ बना, कितने किलोमीटर का एरिया बेटा। इस साल में ना मान लो पूरा हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया, एक ही साल में हो गया, मान लो होता नहीं एक्चुअली में ऐसा, फिर भी मान लो बेटा टोटल 50,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बेटा, व्हाट इज द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी? इस साल इकोनॉमी को कितना कैपिटल स्टॉक मिला? कैपिटल स्टॉक मिलना, फिक्स एसेट्स मिलना, इन्वेस्टमेंट मिलना, सब एक जैसी बात है। तो मैं कहूंगा जी 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली मेरी इकोनॉमी को, इंडिया को, यही तो बोलूंगा कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली। लेकिन बेटा साथ ही साथ ये भी समझो कि ये इसकी लाइफ कितनी है, 100 साल, एक साल पूरा भी तो हो गया। बहुत सारी रोड ऐसी भी तो होगी ना बेटा जो पहले दिन बनी होगी और आखिरी दिन बनी है, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर के बाद जाके रोड। बहुत सारी रोड तो ऐसी भी होगी ना जो पहले दिन ही बन गई होगी, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, बेटा आखिरी दिन 100 किलोमीटर दूर के रोड बनी है, 365वें दिन। आप ये सोचो उस पहली रोड ने अपना साल पूरा नहीं कर दिया, उसने तो एक साल पूरा भी कर दिया, उसने तो बने में एक साल हो गए, उसने बारिश झेल ली, धूप झेल ली, एक साल में सब कुछ झेल लिया सर। यानी कि एक साल में 500 करोड़ की एसेट्स खत्म भी तो हो गई, 500 करोड़ की एसेट खत्म भी तो हो गई ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट तो हो ही गई होगी। मैं पूछूं बेटा व्हाट इज द एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी? तो बेटा मैं यही तो कहूंगा इकोनॉमी में एक्चुअल एडिशन कितना हुआ, एक्चुअली में बेटा इतना ही एडिशन हुआ, क्योंकि एक साल में बेटा 500 करोड़ की एसेट खो भी गई है। यानी कि सीधी सीधी सी बात बोलूं तो बेटा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेटा नेट इन्वेस्टमेंट होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यही होती है नेट इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में को एक्चुअली में क्या मिला, जो टोटल में मिला था माइनस कर दो उसमें से डेप्रिसिएशन, वही मिला है इकोनॉमी को एक्चुअली, ठीक है जी। तो और इसी से मैं ये भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, अगर डेप उधर चला जाए
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन के। बेटा मैं प्रैक्टिकल मुद्दे पे शिफ्ट कर चुका हूँ, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना जी। मैंने एक एक करके सारे फॉर्मूले क्लियर कर देते हैं आपको, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई सारी? ठीक है, रकम आज के लिए इतना ही रहेगा प्यारे बच्चों, बाय।